तहलका अंगेज खबर, एमक्यूएम के बड़ों की मुलाकात हो गई। कल किससे मुलाकात होने वाली है? ब्रेकिंग न्यूज। साद रिजवी से राब्ता हो गया। किसका राब्ता हुआ है? मुसद्दिक का इत्तला देने वाला हूं आपको मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान, वो दोस्ती जो आखिर खत्म हो गई किसके साथ? आफाक अहमद को इजाजत मिल गई। 17 की तैयारियां, 18 को क्या होने वाला? अहम खबर। कराची से कौन फलस्तीन के लिए जा रहा है? एक और ब्रेकिंग। ये मिडिल क्लास के कारकुनान का अंजाम क्या होता है? मुस्लिम लीग नून क्या कह रही? तहरीक इंसाफ का इनकलाब आ चुका, हुकूमतें बदल चुकी। अब देखिए क्या तमाशा होगा। और जंग रुक गई, लेकिन रुकवाई किसने? ये तो पूछिए मुझसे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको देने वाला हूं बड़ी अहम और तहलका अंगेज खबर। और खबर यह है कि एमक्यूएम के बड़ों की मुलाकात हुई है और कल उससे भी बड़े से मुलाकात होने वाली है। कौन से बड़े से मुलाकात होने वाली है, यह अहम खबर आपके सामने रखने वाला हूं। वो ब्रेकिंग न्यूज के जो अब तक किसी के पास भी मौजूद नहीं होगी। सोचिएगा, सुनिएगा। और उसके साथ साथ साद रिजवी के हवाले से मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बड़े अहम रहनुमा से गुफ्तगू हुई है। वो गुफ्तगू क्या है, ये भी आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इन सब बातों से पहले डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, पाबंदी जरूर है मगर आप घबराते नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। कोई आपको लापता नहीं। आइए अपने गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहली और अहम बात, जिस बात पर इंडिया जश्न मना रहा था, जिस बात पर इंडिया खुश हो रहा था, जिस बात पर इंडिया का तमाम मीडिया बड़ी ही अपने आप को ऊंचाइयों पे समझ रहा था, वो मामला हल हो गया। और हल यूं हुआ कि कल रात को अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान में जारियत करने की कोशिश की गई। वो सरहदी झड़पें कि जिसे सरहदी झड़पें कहा जा रहा था, अब जंग में बदल चुकी थी। यहां से अफगानियों ने, यहां से तालिबान की हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों पर हमले शुरू किए, वहीं से पाकिस्तान की फौज की तरफ से जवाब आया। ये झड़पें रात भर शिद्दत के साथ जारी रही। लेकिन इसमें इस बार एक नई तब्दीली ये रोनुमा हुई थी कि 2600 किलोमीटर की सरहद में वो इलाका जो कि केपी के साथ मिल रहा था, इस बार झड़पों की शिद्दत वहां नहीं थी बल्कि बलूचिस्तान से मुतल्लिका और बलूचिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहदी इलाके, वहां पर यह झड़पें हुई। अफगानिस्तान की तरफ से यहां पर जारियत की गई और एक बार फिर जवाब दिया गया। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इन जंग पे, इन झड़पों पे अब हो चुका है सीज फायर, और वो भी 48 घंटों के लिए हुआ है। लेकिन सवाल ये बड़ा अहम है कि ये 48 घंटों का सीज फायर करवाने में किसने अहम किरदार अदा किया? क्या पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान के दरमियान किसने ये मामला हल करने की कोशिश की है? और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि अब अमन किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। लेकिन इतलात ये मिल रही है कि कुछ बड़े मुल्कों ने इसमें मामला को हल करने की कोशिश की है और अफगानिस्तान को इस बारे में मजबूर किया है कि वो दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बने, खास तौर पर वो दहशतगर्द के जो सारे मामलात को फैला रहे हैं। लेकिन ये तो हो गई एक वो खबर जिसके बारे में आपको इंतजार था। अगली खबर आपको देने वाला हूं साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से। मेरी एक बहुत बड़े रहनुमा, एक बहुत बड़े तहरीक लब्बैक के जिम्मेदार से, जो कि इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। और उस गुफ्तगू में उन्होंने वाज़े तौर पर मुझे ये इशारा दिया है कि हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी साहब इस वक्त खैरियत से है, लेकिन अगर कोई अगले चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर कोई और मामलात हो जाएं या उनकी गिरफ्तारियां अमल में आए तो वो एक अलग बात है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि हाफिज साद रिजवी आखिर वक्त तक वहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें गोली लगी है तो उसके बाद उन्हें कारकुनान ने वहां से मुंतकिल किया है। वो आखिर वक्त तक वहां से जाना नहीं चाह रहे थे। ये एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो मुझे वहां से मिली है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं
नहीं कर रहा, किसी के वीलॉग को देख के नहीं कर रहा, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उनके एक अहम रहनुमा से बाकायदा मेरी जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात, उन्हें क्योंकि ये मामला अभी तक हल नहीं हो पाया था कि तहरीक लब्बैक की कितनी जानों का नुकसान वहां पर हुआ है, तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक ने इस बात की दरख्वास्त की थी हाई कोर्ट के अंदर कि उनकी जो वहां पर लाशें हैं उन्हें जो सरकार ने रखा हुआ है वो उनके हवाले की जाए। अब मेरे पास उन्हीं रहनुमा के हवाले से एक बड़ी अहम गुफ्तगू सामने आई है कि इस अहम मामले की हवाले से इसकी अहम समाअत जुमेरात के रोज यानी कि 16 अक्टूबर को रखी गई। और 16 अक्टूबर को रखने का मतलब आप समझ रहे हैं, 16 अक्टूबर वो भी एक तारीखी दिन है कि जब नवाब लियाकत अली खान का दिन भी मनाया जाता है, दरअसल पाकिस्तान के पहले वजीर आजम। मगर खबर उसके हवाले से कल दूंगा, जो बड़ी अहम इत्तलात और बड़ी अहम मालूमात आपके सामने रखने वाला हूं उसे जरा जहन में रखिएगा। अब आइए, ये मैंने आपको पहली ब्रेकिंग न्यूज दे दी, अब मैं आ रहा हूं दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है कि आज आगा सिराज दुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा का इंतकाल हो चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ये खबर दे रहा हूं या मैं आपको इत्तला दे रहा हूं, लेकिन जाहिर है ये इत्तला आप सबके पास मौजूद होगी। मगर आपको मालूम है कि आगा सिराज दुरानी साहब 1953 में पैदा हुए, 1953 में पैदा हुए, और वो सिंधी आबा व अजदाद से नहीं थे बल्कि वो एक पश्तून खानदान से थे। वो किस खानदान से थे? पश्तून खानदान से। यानी आगा सिराज दुरानी का ताल्लुक एक पश्तून ट्राइब से था जो कि माइग्रेट कर कर सिंध में आया था। इनके वालिद और इनके चचा भी स्पीकर रह चुके हैं, तो जाहिर ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर आए थे। आगा सिराज दुरानी ने यूं तो सन पैट्रिक से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी, लेकिन बाद में वो अमेरिका चले गए थे और उन्होंने जनरल जिया के दौर में भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं थे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ ग्रुप में थे। जो लोग भी उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद आए थे, वो तकरीबन लोग जो है वो मुख्तलिफ जमातों में थे। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोबारा से उरूज 1988 में शुरू हुआ जनरल जिया के बाद, तो एक अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आई थी। उसमें बड़े बड़े नाम आपको शामिल मिल जाएंगे। हैरत अंगेज तौर पर उसी में आगा सिराज दुरानी भी थे, लेकिन आगा सिराज दुरानी ने जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी जगह आसिफ अली जरदारी साहब की दोस्ती की वजह से बनाई थी। अब आप कहेंगे सारी बातें तो मालूम है, खबर कहां है? खबर यह है कि आखिर दिनों के अंदर उनके ताल्लुकात जो है वो इतने मुनासिब नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत के साथ। और बहरहाल जो उनके साथ सारा वाकया पेश आया वो भी आपके सामने मौजूद है। उनके ऊपर कितने इल्जामात लगते रहे, अरबों रुपए, ये मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगता रहा कि उनके पास से कोई अरबों रुपए मिले हैं, कोई असले का उनका मिला है, लेकिन अब वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। सवाल ये बनता है कि आगा सिराज दुरानी के जाने के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वही पोजीशन देगी उनके बच्चों को या नहीं देगी? इस पर मैं अगला प्रोग्राम करूंगा, जब उनका स्वयं वगैरह से फारिग हो जाए तो फिर मैं आपको बड़ी अहम तफसीलात इस हवाले से देने वाला हूँ। तीसरी बड़ी खबर आपको देने वाला हूं, तीसरा बड़ा अहम मामला आपको देने वाला हूं, और वो है एमक्यूएम के हवाले से। और एमक्यूएम के बड़ों की मुलाकात हुई और अब उनसे भी बड़ों की एक मुलाकात होने वाली है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे थे और मुझसे बार बार आप ये पूछ रहे थे कि 17 तारीख को जो आफाक अहमद साहब का प्रोग्राम नाजमाबाद के अंदर रखा गया है उसकी परमिशन उन्हें मिली या नहीं मिली, क्योंकि पिछली बार उनकी परमिशन का एक बहुत बड़ा मसला था। अब मेरे पास जो ताजा इत्तलात आई है, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको देने वाला हूं कि आफाक अहमद साहब ने यह ऐलान किया है कि 17 और 18 को, 17 को नाजमाबाद और 18 तारीख को इनका प्रोग्राम है गुलशन के अंदर। अब उनकी तरफ से अनाउंसमेंट ये सामने आया है कि परमिशन मिले या ना मिले, इजाजत हो या ना हो, इस घड़ी को देख लीजिएगा, इस घड़ी के मुताबिक ही बिल्कुल ऐन उसी वक्त ही प्रोग्राम शुरू होगा और उन्हीं जगहों पर होगा जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है। आपको इल्म होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात चल रहे थे उसमें उन पर यहाँ पर दफा 144 का निफाज हुआ है, लेकिन कल परसों जो है, कल जो है, बल्कि उस हवाले से आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्ट्स काउंसिल के अंदर अपना प्रोग्राम किया है। पूरे सिंध के अंदर दफा 144 की बात की गई थी। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने हैदराबाद के अंदर अपना प्रोग्राम किया है। तो अब जिद पे जिद, जिद पे जिद, जिद पे जिद
کہہ لیجئے یا ضابط بات یہ جب آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ حکومت روکنے کا کوئی بھی بہانہ تلاش کرے، ہر صورت میں 17 اور 18 کو پروگرام ہوگا۔ یہ ایک اور بڑی بریکنگ آپ کو دے رہا ہوں۔ اگلے خبر کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کراچی شہر کے اندر 3000 گھر گرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 3000 گھر، جی جناب والا، گلشن معمار کے پاس افغان بستی کے اندر جو کل مسئلہ چل رہا تھا کہ جس میں بات کہی جا رہی تھی کہ افغانیوں کو یہاں سے بے دخل کیا جانا چاہیے، اس کے بعد سے کچھ سندھی قوم پرستوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ اب یہاں پر سندھی آباد ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت ذرا سرگرم ہوئی تھی اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر رکھے ہوئے تمام گھروں کو گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قریباً کوئی 3000 کے قریب وہاں پر گھر اور دکانیں موجود ہیں کہ جسے گرانے کے حوالے سے چیزیں ہوئی ہیں اور آج تیزی کے ساتھ وہاں پر آپریشن ہوا ہے۔ لیکن آپ کو اس بارے میں حیرت ہوگی کہ افغانیوں کا اثر و رسوخ صرف اس افغان بستی کے اندر تک نہیں ہے، بلکہ اسی علاقے کے اندر مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹاؤن ناظم ہے اس کے متعلق بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ لالا رحیم کا تعلق بھی جو ہے وہ شاید افغانستان سے۔ لیکن اب یہاں کیا کیجئے کہ بہت سارے افغانیوں نے یہاں پر نیشنلٹیز لے لی ہیں، ان کے شناختی کارڈیاں بنا ہوئے ہیں، کچھ سرکاری ملازمتوں میں، کچھ سیاسی جماعتوں کے اندر ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے لے کر پاکستان مسلم لیگ نون میں تو البتہ کم ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اب وہاں پر آپریشن کا معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بڑا ہی اہم سوال اور بڑا ہی اہم سوالیہ نشان یہاں پر کھڑا ہوگا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گھبرائیے نہیں، اب یہ آپ کو خبریں دینے کا وقت اور شروع ہوا ہے۔ کون ہے؟ آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور وہ اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی۔ کس کے ساتھ ہوئی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آئیے گیس کیجئے، لیکن میں آپ کو چلیے اتنا سسپینس میں آپ کو نہیں رکھتا، آگے چلتے ہیں۔ وہ ملاقات کے جس کے لیے تمام باتیں پہلے سے کہی جا رہی تھی اور وہ ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے۔ یہ اسی ملاقات کا سلسلہ یا ایک کڑی نظر آتی ہے کہ جو پچھلے دنوں نواب شاہ کے اندر محسن نقوی اور اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے۔ کس معاملے پر اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو آصف زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کس مسئلے پر ایک ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ ایک بڑی اہم نقطے کی خبر ہے۔ مگر کچھ خبر ہے، آئیے بڑی خبر دے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے اندر اختلافات اپنے عروج پر ہے، ہر بار کی طرح ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان ورسز اس وقت پی ایس پی کا معاملہ چل رہا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب بہرحال ہفتے کے روز یہاں پر انیس قائم خانی صاحب بھی موجود تھے اور اس کے بعد ہفتے کے بعد یعنی کہ ہفتے کے بعد موجود تھے نا، ہفتے کے بعد یہاں پر انیس قائم خانی صاحب بھی موجود تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے۔ مگر میرے پاس اب آئی ہے بڑی بریکنگ نیوز، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایک دن پہلے جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ایم کیو ایم کے بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے بھائی جان یعنی کہ کامران ٹیسوری صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے چیئرمین اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے اندر ڈپٹی پارلیمانی لیڈر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جی جناب والا، وہ ملاقات کے جو کہ ڈیو تھی پچھلے 8 دن پہلے، یعنی کہ یہ معاملہ جس دن شروع ہوا تھا ایم کیو ایم کا اجلاس کا، اس کے پورے 9-8 دن کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے اور 8 دن تک یہ کشمکش جاری رہی ہے۔ فیڈرل ایریا کے اندر ایم کیو ایم کا جو پروگرام ہونا تھا وہ اور یہ تمام معاملات اسی طریقے سے رہے۔ اب ملاقات میں ہوا کیا؟ آپ سوچئے کہ جب جادوگرنی اتنی فعال ہے کہ وہ اس ملاقات کی ڈیٹیل جانتی ہے کہ جناب پرسوں یہ ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے بعد کچھ اور بھی معاملات طے ہوئے اور بڑے اہم معاملات طے ہوئے۔ اس معاملات میں کچھ لوگوں کا انسسٹ تھا کہ جناب پی ایس پی والے فیکٹر کو جس طرح سے ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ ہر بار کا ان کا ہو گیا ہے، روٹھے ہو تم کو مناؤں کیسے، بولو نا، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو روٹھنے کے معاملہ یہ ہمیشہ تھا، کچھ لوگ خیال یہ تھا کہ جناب اب ان کو روٹھے رہنے دیجئے، کب تک ان کو مناتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف کا موقف یہ تھا کہ جناب ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ اب اس سارے سلسلے میں سنا یہ گیا ہے کہ بھائی جان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے یا ان تمام سے مذاکرات کرنے کے لیے یا بات چیت وہ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو ایک حل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے انٹرو میں کہا کہ بڑوں کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن اب اس سے بھی بڑے سے ملاقات ہونے والی ہے۔ میں نے یہی کہا تھا نا آپ کو، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے بھائی بڑوں کی ملاقات ہو گئی، تو اب
इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब मौजूद है काहिरा में, मिस्र में। इतलात मेरे पास शायद मुल्क से बाहर है, काहिरा का शायद कोई हेल्थ के हवाले से कोई एक प्रोग्राम इवेंट होना, लेकिन अनीसा इमानी साहब कराची शहर के अंदर मौजूद है। मगर जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त एक जहाज उड़ा है कराची से और वो गया है इस्लामाबाद, और उस जहाज के अंदर मौजूद हैं एमक्यूएम की अहम क़यादत। और ये एमक्यूएम की अहम क़यादत कल, यानी कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आज 15 तारीख, 16 तारीख को मिलने वाली है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से। अब इस पूरी मुलाकात के अंदर एक ग्रुप होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब का, कामरान तेसूरी साहब भाईजान उनको इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, और लेकिन उसमें पीएसपी का फैक्टर नहीं होगा। इस पूरे मामला पे कई अहम मामला पर बात होगी, और मेरी इत्तला यह है कि इसमें शायद मुमकिना तौर पर PIDCL का जो मामला है वो भी हल हो जाएगा, यानी कि कराची में तरक्याती कामों के हवाले से इस प्रोजेक्ट को भी हो जाएगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं, अभी तक किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया होगा, किसी के पास ये खबर नहीं होगी। मेरी जादूगरनी इतनी मजबूत है कि उसने वहां से भी ये खबर खींच के ले आई है कि जनाब जहाज तो उड़ गए हैं, और ये जहाज जितनी तेजी के साथ उड़ेंगे तो कुछ लोगों के लिए कुछ और मसाइल भी पैदा हो जाएंगे। अब आइए इसके बाद की खबर पर, और बात की खबर यह है कि कराची से भी कुछ लोगों ने ये कहा है कि वो फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। अब वो फलस्तीन जाने के लिए तैयार क्या है, कल एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कामरान तेसूरी साहब ने शिरकत की थी। वहां पर इस बात का ऐलान किया है कामरान तेसूरी साहब ने कि जनाब जैसे ही फ्लाइट खुलेगी मैं पहली फ्लाइट से अब वहां पर फलस्तीन जरूर जाऊंगा, जब भी ये मामला हुए सबसे पहले मैं उसमें कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन इस हवाले से हमारे पास एक और बड़ी खबर भी आई है जनाबे वाला। आपको ये लग रहा होगा कि इस वक्त जो आपके मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं जमात और एमक्यूएम, जमात और एमक्यूएम, जमात और एमक्यूएम पर, लेकिन मेरे पास एक जादूगरनी बड़ी अहम खबर लेकर आई है। और खबर यह है कि जब से सईद गनी साहब हटे उसके बाद इस वक्त की जो सूबाई हुकूमत है उसमें और जमात इस्लामी के दरमियान एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इस अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब से वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बने हैं वजीर बल्दियात, उसके बाद से जमात इस्लामी के बहुत अहम राब्ते शुरू हो गए नासिर हुसैन शाह से। ये मामला इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब जो कोई भी फरमाइश लेकर जमात इस्लामी वहां पर जाती है नासिर हुसैन शाह के पास, नासिर हुसैन शाह कहते हैं सर आप हुक्म कीजिए, और एक कोऑर्डिनेशन बनाने के मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मामला जमात और उनके दरमियान इस हद तक बढ़ चुका है कि नई कराची के एक MC थे, यानी कि एक म्यूनिसिपल उसमें MC कहलाते हैं उसमें, सही है। अब उनको बाकायदा ये हुआ है कि जमात ने वहां दरख्वास्त की इनसे, नासिर हुसैन शाह के सर ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हटा। नासिर हुसैन शाह ने उसको हटा दिया, और बाकायदा ये खबर सामने आई कि जमात के कहने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर ने एक ब्यूरोक्रेट को अपनी जगह से हटा दिया, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर तो मुर्तजा आप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जब से सूबाई वजीर बल्दियात ये बने उसके बाद और जमात के दरमियान इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट राब्ता हो चुका है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए परेशान कौन है। एक और बात बताऊं आपको, नासिर हुसैन शाह साहब से कुछ एमक्यूएम के लोगों ने भी राब्ते किए हैं, सर ये फाइल ये यूं फाइल लेकर गए हैं, सही है। और कौन लोग गए, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, और अच्छे खासे ताकतवर लोग हैं। अभी के लिए इतना ही, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। हम पर पाबंदी वैसे जरूर लगी हुई है, तो हमारा प्रोग्राम बहुत सारी लोगों जगहों पर नहीं पहुंच पा रहा, तो बराह मेहरबानी से शेयर भी जरूर कीजिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।